अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ गाइड विद हुमैरा की नई एपिसोड के साथ एक बार फिर हुमैरा कुरैशी। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपको राइट मेडिकल बिलिंग के तावन से पेश किया जाता है, जो कि वन स्टॉप शॉप है फॉर ऑल योर क्रेडेंशलिंग, बिलिंग एंड कोडिंग नीड्स। इसके अलावा हमारे एक और बहुत अहम स्पॉन्सर हैं जिनका नाम है मैक्सिमम रेजोल्यूशन इमेजिंग। ये एक नया इमेजिंग सेंटर है जो कि रिचमंड के एरिया में 99 के ऊपर अभी उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, और इसमें उनका कहना है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इमेजिंग सेंटर है, जिसमें उनके पास सीटी स्कैन है, हर तरह के जो कैरोटिड आर्टरी या किसी किस्म के कार्डियोलॉजी से रिलेटेड सीटी स्कैनिंग है वो वहाँ पे होती है। हार्ट स्कैनिंग के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा जो उनकी इमेजिंग मशीन है उसके बारे में उनका कहना है कि आप किसी किस्म का ब्रेस्ट कैंसर, आप प्रोस्टेट कैंसर, फुल बॉडी स्कैनिंग, इस तरह की सब जो इमेजेस हैं वो आपको हाई रेजोल्यूशन में वहाँ से आप करवा सकते हैं। तो इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, लेकिन मैं पहले हम के प्लेटफॉर्म का बेहद शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपके सामने डिस्कस करें। पिछली दफ़ा हमारा प्रोग्राम न्यूरोलॉजी के ऊपर था और उसी सिलसिले की ये दूसरी कड़ी है। इसमें हमारे पास एक और बोर्ड सर्टिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सादिया यासिर। डॉक्टर सादिया यासिर 25 ईयर्स से अबव उनका हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस है। इन्होंने न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोफिजियोलॉजी में बोर्ड सर्टिफिकेशन की है। केटी के एरिया में इनका बहुत ही बिजी प्रैक्टिस है। आपको कभी भी न्यूरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी किस्म की सिम्टम्स हो तो आप इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए अब इनसे डायरेक्टली कुछ बातें करते हैं। जी डॉक्टर सादिया, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर सादिया, अभी तक हम ने थोड़ा सा अपने प्रोग्राम में अल्जाइमर्स को और इस तरह की चीज़ों को डिस्कस किया था, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि न्यूरोलॉजी यानी कि उसमें क्या ब्रेन के अलावा कौन सा बॉडी पार्ट होता है जिसको हम समझते हैं कि ये न्यूरोलॉजी है। जी, तो हमारा न्यूरोलॉजी जो है ऑब्वियसली बहुत वास्ट, बहुत वसी फील्ड है। ब्रेन, इसके दो, हम न्यूरोलॉजी को, नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन, दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, जो आपका जो रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये आपका आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो आपकी जो नर्व्स जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं और जो आपके बाकी बॉडी के पार्ट्स में जो नर्व्स आपकी हैं, मसल्स जो हैं, नर्व एंड मसल जंक्शंस जो हैं, ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज़ रिलेटेड टू सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको कवर करती है न्यूरोलॉजी। जी, तो यानी कि मुझे समझ आ रहा है कि जो कुछ भी हमारी बॉडी में हम कोई भी फीलिंग होती है या कोई मस्कुलर जिसे कहते हैं वीकनेसेस होती हैं, यानी कि हर चीज़ कंट्रोल हो रही है। हर चीज़, जी बिल्कुल बिल्कुल। जो आपके वॉलंटरी फंक्शंस हैं, जो आप खुद से जैसे मसल मूव करते हैं, हाथ पाँव आपके हिलते हैं, वॉक करते हैं, ये आपकी वॉलंटरी, जैसे आप उसको खुद कंट्रोल कर रहे हैं। एक होता है आपका इनवॉलंटरी सिस्टम, जिसमें आपके जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन हो रही है, आपकी जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उसको कंट्रोल जो है वो सारा आपका इनवॉलंटरी कंट्रोल है नर्वस सिस्टम। तो अभी हमें थोड़ा सा ये प्लीज़ इस चीज़ पे रोशनी डालें कि हमारे यहाँ एल्डरली जो हैं वो अक्सर इस चीज़ के साथ आते हैं कि जी डिमेंशिया हो गया, मेमोरी लॉस हो गया, तो अब जो मेरी मदर हैं उनको अल्जाइमर्स हो गया है, इस तरह की चीज़ें बहुत देखने में आती हैं। तो थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि क्या अल्जाइमर्स क्या होता है, डिमेंशिया क्या होता है। जी, तो हमारा डिमेंशिया जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है। डिमेंशिया का मतलब है याददाश्त का चले जाना, ब्रेन की बीमारी की वजह से आपका ब्रेन अफेक्ट हुआ है। तो डिमेंशिया के बहुत से टाइप्स हैं। जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया है वो अल्जाइमर्स डिमेंशिया है। दुनिया में तकरीबन 55 मिलियन लोगों को डिमेंशिया है और हर साल तकरीबन 10 मिलियन लोग जैसे नए उनकी डायग्नोसिस होती है डिमेंशिया की।
تو الزائمرز ڈیمنشیا ایک ڈیمنشیا کی ٹائپ ہے جو اگر آپ 65 یا ابو ہیں ان کو ہوتی ہے، اور یہ بہت آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، پروگریشن اس کا بہت سلو ہوتا ہے۔ اب جو نئی ریسرچ آئی ہے اس میں یہ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو الزائمرز ڈیمنشیا کی جو پیتھولوجی ہے، جو ڈیزیز آپ کے برین کو افیکٹ کر رہی ہے، وہ 20 سال پہلے سے وہ پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ 50 ایئرز اولڈ ہیں تو وہ الزائمرز ڈیزیز کا پروسیس آلریڈی آپ کے برین میں سٹارٹ ہو چکا ہے۔ بائی دا ٹائم آپ 70 کے ہوتے ہیں، 65 کے ہوتے ہیں، تب آپ کو سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پریونشن پہ زور دیں۔ انفارچونیٹلی ابھی ایسے کوئی میڈیسن نہیں ہے جو پریونٹ کرے، لیکن ابھی لائف سٹائل چینجز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، کہ امید ہے ان کی وجہ سے آپ کی جو الزائمرز کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سلو ہو جائے یا نہ ہو۔ ویسکولر ڈیمنشیا ہوتا ہے جن لوگوں کو سٹروک ہو جائے، جن کو اکثر لوگ ان کو کہتے ہیں، بعض ٹائم نان نیورولوجسٹ ان کو منی سٹروکس کہتے ہیں۔ منی سٹروکس ٹھیک ٹرم نہیں ہے، لیکن اس کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ جب وہ ایم آر آئی آپ کا ہوتا ہے، برین ایم آر آئی، تو اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹائنی ایریاز نظر آئیں گے جو سٹروک کی طرح ہوں گے، لیکن وہ اوور ٹائم ہوگا، وہ ایج کے ساتھ ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے جو آرٹریز ہیں، جو رگیں ہیں، وہ آہستہ آہستہ ایج کے ساتھ بلاک ہوتی جاتی ہیں۔ دوسری وجہ ان کی، اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، ڈائبٹیز ہے، اور وہ کنٹرول نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یہ آرٹریز آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ، ایج کے ساتھ وہ بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم ایم آر آئی میں ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے اسپاٹس اور لیژنز نظر آتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کافی ایریا آپ کا برین کا افیکٹ ہوا ہے۔ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتے، جن لوگوں کو سلیپ ایپنیا ہے، تو بہت سے فیکٹرز ہیں جو ویسکولر ڈیمنشیا اور الزائمرز ڈیمنشیا کے اس میں رول پلے کرتے ہیں۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ الزائمرز کیا یہ جینیٹک ہے کہ اگر میری فیملی میں کسی کو تھا تو پھر مجھے ہوگا؟ بالکل جینیٹک بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر یعنی اس کی کوئی ایسی پریونشن نہیں ہے کہ اگر میری فیملی میں رن کرتا ہے تو میں کسی طرح سے اس کو کنٹرول کروں کہ میں اس کا شکار نہ ہوں؟ ابھی تک تو ایسے کوئی میڈیسن، کوئی علاج نہیں ہے جو اگر آپ کو فیملیل الزائمرز ڈیمنشیا ہے، ہیریڈیٹری ہے، اس کو پریونٹ کرے۔ لیکن الزائمرز ڈیزیز کسی کو بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ فیملی ہسٹری ہو۔ یہ جو میں نے آپ کو فیکٹرز ابھی جو بتائے تھے کہ اگر کسی کی لائف سٹائل اچھا نہیں ہے، وہ ان کا بلڈ پریشر نہیں کنٹرول، ان کے کھانا پینا اتنا ہیلدی نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، ان کی نیند ٹھیک نہیں ہے، اسموکنگ کر رہے ہیں، ایکسرسائز کے علاوہ جیسے بیسکلی آپ کا جو لائف سٹائل ہے ہیلدی لائف سٹائل نہیں، تو الزائمرز ڈیمنشیا اس میں کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں فیملی ہسٹری ضروری نہیں ہے کہ فیملی ہسٹری ہو۔ تو اگر الزائمرز ہو گیا تو اب نیورولوجسٹ کا کیا رول ہے، کیا کر سکتا ہے نیورولوجسٹ؟ لاسٹ آپ کے 2 سال میں یہاں امریکہ میں ایف ڈی اے نے 2 نئی دوائیاں اپروو کی ہوئی ہیں، لیکن وہ دوائیاں آپ کو مل سکتی ہیں اگر آپ بالکل ارلی سٹیجز آف ڈیمنشیا، الزائمرز ڈیمنشیا میں ہیں۔ ان دوائیوں کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹائم پہ ملیں تو تھوڑا پروگریشن اس کا سلو ہو جائے گا، آپ کے جو جتنی لائف ہے، جتنے سال ہیں، وہ آپ کے انڈیپینڈنٹ، کوشش یہ ہوگی کہ وہ انڈیپینڈنٹ آپ رہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الزائمرز ڈیمنشیا میں اور یا کسی بھی ڈیمنشیا میں ایونچولی جو پیشنٹس ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کیئر گیورز، اپنے جیسے ریگولر کام کرنے کے لیے، باتھ روم جانے کے لیے، اپنے ہائیجین کا خیال رکھنے کے لیے، کھانے پینے، یہ بیسک چیزیں ہیں۔ لیکن جب آپ ان کو جب آپ ڈپینڈنٹ ہو جائیں، یہ نہ صرف پیشنٹ کے لیے پرابلم ہے بلکہ ان کے کیئر گیورز، ان کی فیملی کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن ہو۔ آپ پہلے اپنے پرائمری کیئر فزیشین کے پاس جائیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ چیزیں بھول رہے ہیں، آپ کے رسک فیکٹرز ہیں، آپ 65 یا ابو ہیں، تو وہ آپ کے جو
بیسک ورک اپ کریں گے. اس کے بعد پھر اگر وہ شاید آپ کو نیورولوجسٹ کے پاس ریفر کریں گے, وہ آپ کا MRI کرائیں گے, آپ کے EEG کرائیں گے, آپ کے کوئی اور میموری ٹیسٹ ہوں گے. تو اس میں اگر آپ کا ارلی الزائمرز ڈیزیز ڈائگنوز ہو گیا, پھر آپ کنسیڈر ہوں گے یہ جو نئی میڈیکیشنز ہیں ان کے لیے آپ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. Houston Institute of Global Health, offering training in high-demand healthcare field. ہمارے بچوں کے کامیاب مستقبل کی ضمانت. Affordable cost of financing options available. اپنی ضرورت کے مطابق کورس سلیکٹ کریں. Medical Assistant and Administration, EKG Technician, Phlebotomy and Continuing Education. State of the facility. For registration and info, 713-505-1660. Apply online at hightexas.org@gmail.com. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. Houston Institute of Global Health, offering training in high-demand healthcare field. ہمارے بچوں کے کامیاب مستقبل کی ضمانت. Affordable cost of financing options available. اپنی ضرورت کے مطابق کورس سلیکٹ کریں. Medical Assistant and Administration, EKG Technician, Phlebotomy and Continuing Education. State of the facility. For registration and info, 713-505-1660. Apply online at hightexas.org@gmail.com. ہم ڈسکس کر رہے تھے EEGs اور EMGs کے بارے میں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جی الیکٹرک شاک لگتا ہے یا کوئی ایسا, تو یہ کیا ہے؟ جی تو EEG جو ہے اٹ اسٹینڈس فار الیکٹرو انسیفلوگرام. اس کا مطلب ہے کہ آپ جب نیورولوجسٹ کے آفس جائیں گے یا ہاسپٹل جاتے ہیں, وہ آپ کے سر پہ اسکیلپ پہ الیکٹروڈز لگاتے ہیں اور وہ آپ کی برین ویو ایکٹیویٹی کو میجر کرتی ہیں. اس میں کوئی الیکٹرک شاک نہیں لگتا. پیشنٹ آرام سے ٹیبل پہ لیٹا ہوتا ہے اور بس الیکٹروڈز ان کے سر پہ لگے ہوتے ہیں اور تقریباً 30 منٹ یا گھنٹے کی ریکارڈنگ ہوتی ہے جس میں برین ویو ایکٹیویٹی ہم میجر کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کی جو برین ویوز ہیں وہ سلو ہیں, جیسے بعض دوائیوں سے نیند میں, ڈراؤزینس میں, بعض ڈیمینشیاز میں برین ویو, ٹرامیٹک برین انجری جیسے کوئی سر کی چوٹ لگی ہو تو آپ کی اسٹروکس میں برین ویو ایکٹیویٹی سلو ہو سکتی ہیں. پھر ایپیلیپسی جیسے مرگی کے دورے پڑتے ہیں, اس میں پھر ہمیں نظر آتا ہے EEG میں کہ کوئی ایب نارمل جیسے شارپ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ایپیلیپٹک ایکٹیویٹی EEG میں نظر آتی ہے. تو یہ EEG ہے. EMG جو ہے الیکٹرومایوگرافی, وہ اس میں ہاں شاک لگتا ہے اور وہ ہوتا ہے ڈائگنوز کرنے کے لیے اگر آپ کا کوئی نرو ڈس آرڈر ہے, آپ کا کوئی نرو ڈیزیز ہے. جو بہت کامن چیز ہم نیورولوجی میں بہت کامن نرو کنڈیشن ہے کارپل ٹنل سنڈروم, جیسے آپ نے سنا ہوگا ہاتھ سن ہو جاتے ہیں جو لوگ ٹائپ بہت زیادہ کرتے ہیں یا کمپیوٹر فون پہ یا ہاتھ اپنے بہت زیادہ ان کی یوز ہوتی ہے, ان کو کارپل ٹنل ہوتا ہے. تو EMG آپ کرتے ہیں ڈائگنوز کرنے کے لیے. نرو جو ہیں آپ کے پاؤں میں, بیک میں اگر کوئی نرو ڈیمیج ہے, EMG اس کو ڈائگنوز کرتا ہے کہ آپ کو نیوروپیتھی ہے. جیسے
जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उनका कंट्रोल नहीं है, तो डायबिटीज़ आपके नर्व्स को डैमेज करती है, तो EMG से आपकी ये डायग्नोसिस होती है। अब EMG में आपको शॉक भी लगते हैं और उसमें छोटी सी नीडल का भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं इस तरफ के ट्रेमर्स, या बाज़ लोगों में पार्किंसनिज्म भी हो जाता है, और बूढ़े लोगों में तो ट्रेमर्स बहुत ही कॉमन देखे गए हैं जी। तो क्या सिर्फ बूढ़ा होना ही वजह है कि ट्रेमर्स शुरू हो जाएंगे, या और क्या फैक्टर्स हैं, और पार्किंसंस तक कैसे चले जाते हैं? जी, तो ट्रेमर्स जो हैं उसकी भी बहुत किस्में हैं। 2 मेन किस्में हैं, एक है एसेंशियल ट्रेमर, एक है पार्किंसन ट्रेमर। और भी बहुत से टाइप्स हैं ट्रेमर्स की, लेकिन ये 2 मेन हैं। जो एसेंशियल ट्रेमर है वो किसी एज में भी हो सकता है। आप बच्चों में भी होता है, यंग टीनेजर्स में, 20s में, 30s में, किसी एज में भी आपको एसेंशियल ट्रेमर हो सकता है। उसका जो मेन रीज़न होता है वो हेरिडिटरी होता है। आपकी फैमिली में किसी को था, जेनेटिक होता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को था, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट में, किसी खाला में, मामू, किसी में भी हो सकता है। तो वो जो है एसेंशियल ट्रेमर होता है, और वो आपको तब ट्रेमर्स आपको नज़र आते हैं जब आप कोई काम करते हैं, जैसे खाना खाना, पानी पीना, ग्लास पकड़ना, राइटिंग करना, फ़ोन पे टाइप करना, ये है एसेंशियल ट्रेमर। इसे हम एक्शन ट्रेमर या पोस्टरल ट्रेमर कह सकते हैं कि जैसे ही आप अपने हाथ को मूव करें आपके हाथ कांपने लगते हैं। जो पार्किंसन ट्रेमर है वो यूजुअली जैसे ओल्ड एज में 65 एंड अबव और 60 एंड अबव उसमें होता है, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली यंग एज में हो सकता है। पार्किंसन ट्रेमर एसेंशियल ट्रेमर से अलग है, उसमें आपके हाथ कांपते हैं जब आप रेस्ट में होते हैं, आपके हाथ रेस्ट में होते हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे होते, आप आराम से बैठे हुए और आपके हाथ कांप रहे हैं, तो वो पार्किंसन ट्रेमर है। सिर्फ पार्किंसन में ट्रेमर ही नहीं होता, उसमें और अलामात और सिम्टम्स भी होते हैं कि जब चलने में प्रॉब्लम होती है, आप अपने पाँव पूरे ऊपर नहीं उठा सकते और लग रहा है कि आपके पाँव जैसे मैग्नेट बन के ज़मीन के साथ चिपक के आप चल रहे हैं, तो वो उसको शफलिंग कहते हैं कि आप पाँव जैसे शफल कर रहे हैं, आप पाँव नहीं उठा पा रहे। तो ये जो मोहम्मद अली बॉक्सर थे हमारे, हाँ, और इतने बड़े बॉक्सर थे, इनको ये पार्किंसंस हो गया था जी, तो क्या उसकी वजह ये थी वो जो बहुत एथलेटिक थे, बहुत बॉक्सिंग करते थे? डज इट हैव समथिंग टू डू विद दैट? उनके केस में मोस्ट लाइकली उनका पार्किंसंस डिजीज स्टार्ट हुआ था ब्रेन इंजरी की वजह से। जब उन बॉक्सिंग में उनको ज़ाहिर है कई दफ़ा हेड ट्रामा हुआ है, बॉक्सिंग में तो चोट लगती है, सर पे तो बहुत चोट लगती है, तो जो वो क्रॉनिक, जो वो रेपिटेटिव मुसलसल जो चोट लगी उनको, तो उनको उस वजह से पार्किंसंस डिजीज़ हो गई है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं स्ट्रोक के ऊपर। अब ये तो समझ में आती है कि हार्ट की वजह से आपका क्लॉट जो था ब्रेन की तरफ चला गया जी, अब वो ब्रेन भी उसमें आ गया है, आपका न्यूरोलॉजी का रोल शुरू हो गया स्ट्रोक। तो स्ट्रोक के बारे में थोड़ा सा बताइए, पूरा जैसे स्ट्रोक फील हो रहा है तो क्या करना है उसके बाद का? तो स्ट्रोक का जो है, जिन लोगों को स्ट्रोक सिम्टम्स होते हैं, आपका जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, स्लीप एपनिया है और वो ट्रीट नहीं हो रहा, तो ये सारे आपके रिस्क फैक्टर्स हैं स्ट्रोक में। स्ट्रोक में जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको समझना चाहिए कि स्ट्रोक के सिम्टम्स कैसे हैं। अगर आपको एक साइड बॉडी में आपको नमनेस सुन हो रहा है, अचानक से आप रात में सो गई ठीक ठाक, सुबह आप उठे आपकी एक साइड सुन हो गई, आपको चलने में तकलीफ़ हो रही है, आप भारी लग रहा है, आपको हाथ उठाने में लग रहा है कि आपका बाजू भारी हो गया है और नहीं उठ पा रहा, आप चलते हुए आपको वीकनेस फील हो रही है, आपकी जो स्पीच है, आप बात कर रहे हैं वो आप सही लफ्ज़ नहीं निकल रहे, स्लर्ड हो रहे हैं आपको,
तो ये स्ट्रोक्स के अलामात हैं, सिम्टम्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, आप दवाइयाँ ले रहे हैं या आपको नहीं पता कि आपको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटिक हैं, अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर है और ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप 911 को कॉल करें। आप ख़ुद कोशिश ना करें इमरजेंसी रूम जाने की, और फैमिली भी आपको न लेके जाए 911, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप इमरजेंसी रूम में विद इन 3 to 4 आवर्स पहुंचते हैं तो अगर आपका जो क्लॉट ब्रेन में गया है तो वो आपको ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं कि वो क्लॉट को डिज़ोल्व करें, और जो आपकी स्ट्रोक से ज़ाहिर है फालिज हैं तो उससे लोगों पैरालाइज हो जाते हैं। जब वो क्लॉट टाइम पे डिज़ोल्व हो जाए तो उसकी जो वो सिम्टम्स हैं, वो वीकनेस और पैरालिसिस, उससे काफ़ी लोग बच जाते हैं। तो जब स्ट्रोक हो गया तो न्यूरोलॉजिस्ट फर्दर उसके पास क्यों जाना चाहिए? अब स्ट्रोक हो गया, बॉडी पैरालाइज होगी जी, तो व्हाट आर न्यूरोलॉजिस्ट कैन डू फॉर आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ जी। तो शुरू में तो हॉस्पिटल में ज़ाहिर है आपकी इनिशियल एक्यूट ट्रीटमेंट हो गई स्ट्रोक की, आपने न्यूरोलॉजिस्ट ने भी आपको देख लिया, रिहैब जो डॉक्टर्स हैं, फ़िज़िकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, उन सब ने आपको वहाँ पे देख लिया। कार्डियोलॉजिस्ट भी बास टाइम इन्वॉल्व होते हैं कि हार्ट की वजह से तो नहीं हुआ स्ट्रोक। जब आप घर आते हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट का रोल ये है कि वो आपकी मॉनिटरिंग करे, आपको आपके जो ब्लड प्रेशर, हार्ट के इश्यूज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल है, उसको मॉनिटर करे। अगर आपको फर्दर फिज़िकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल या स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, आपको उसके रेफरल्स दें। अगर आपको होम हेल्थ की ज़रूरत है, उसके रेफरल्स दें। अगर आपका स्ट्रोक किसी आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से हुआ है तो वो उसको मॉनिटर करे, आपकी मेडिकेशंस को मॉनिटर करे। तो फॉर लॉन्ग टर्म केयर आप फिर ना सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट के पास बट अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट के पास आप ये सब आपके प्रोवाइडर्स होंगे। क्या ऐसे कोई फ्री या जिसे कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद या कोई इस तरह के हैं यूएसए में जो अवेल किए जा सकें या ह्यूस्टन में? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसोर्सेज जिन लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है या उनकी इंश्योरेंस ऐसे है कि वो ज़्यादा उसमें कवरेज नहीं है इन फैसिलिटीज़ की, तो वो आप फैमिली को ख़ुद उसका कवर करना पड़ता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सादिया यासिर का। थैंक यू वेरी मच, ये आई और आप सबको इनकी बातों से हम श्योर आप लोग मुस्तफ़ीद हुए होंगे, और आइंदा भी हम प्रोग्राम में इसी तरह के बहुत सारे स्पेशलिस्ट को दावत देते रहेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज तक के लिए हमारे प्रोग्राम का टाइम अब ख़त्म होता है। हुमैरा कुरैशी को और उनके गेस्ट को और उनकी टीम को खुदा हाफिज़ करने का मौका दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. Houston Institute of Global Health, offering training in high-demand healthcare field. हमारे बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल की ज़मानत. Affordable cost of financing options available. अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोर्स सेलेक्ट करें. Medical Assistant and Administration, EKG Technician, Phlebotomy and Continuing Education. State of the facility. For registration and info, 713-505-1660. Apply online at hightexas.org@gmail.com.